अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीपीसी की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे समन ऑफ डिफेंडेंट। जब आप एक दावा फाइल करते हो तो समन आपने कैसे भजवाना है, किसको भजवाना है, किसके ज़रिए भजवाना है, किसका समन कौन वसूल कर सकता है, कौन वसूल नहीं कर सकता, किसका समन कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। अगर कोई समन ना ले तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, अगर कोई समन लेता है तो उसको कितना टाइम दिया जाएगा, कितने दिनों का वक्त मिलेगा डिफेंडेंट को। तो इन तमाम चीज़ों को हम सेक्शन को रेड विद ऑर्डर 5 सीपीसी के अंदर मिलाकर पढ़ेंगे ताकि हम इस मुकम्मल टॉपिक को ब्रीफली और डिटेलली समझ सकें। ये टॉपिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100 in 100 है। लाइक सिविल केस की कोई प्रोसीडिंग ऐसी हो ही नहीं सकती जो इस टॉपिक को क्रॉस करके की जा सके या इस टॉपिक के बगैर की जा सके। तो लिहाजा इस टॉपिक को सिविल केसेस के लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको समझना इंतहाई अहमियत का हामिल है। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, कुछ टिपिकल इश्यूज भी हैं इसके अंदर, उन तमाम चीज़ों के ऊपर ब्रीफली रोशनी डालेंगे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर समन ऑफ डिफेंडेंट या समन एंड डिस्कवरीज, ये जो चैप्टर का नाम है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और इससे पहले जो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं सीपीसी, सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस एंड एनी अदर कम्युनिकेशन स्किल्स के, विनिंग आर्गूमेंट्स के, उन तक आपकी एक्सेस हो सके। मेरी छोटी सी फीस है, उसको जरूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दे। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। समन ऑफ डिफेंडेंट, जब एक दावा हस्बे ज़ाब्ता इंस्टीट्यूट होगा प्रॉपर कोर्ट के अंदर तो उसके बाद कोर्ट डिफेंडेंट को समन जारी करेगी। ये कहता है हमें सेक्शन 27। सेक्शन 28, सर्विस ऑफ समन व्हेन डिफेंडेंट रिजाइड इन अनदर प्रोविंस। पंजाब में सूट फाइल किया, जो डिफेंडेंट है वो सिंध में रहता है, तो पंजाब से कोर्ट सिंध के अंदर सर्विस ऑफ समन करवाएगी उस कोर्ट के ज़रिए, लेकिन वहाँ के जो लोकल कस्टम्स ट्रेडिशन हैं उनके अकॉर्डिंगली, जो उस सूबे के तरीक़ेकार तौर तरीके हैं उन्हीं के मुताबिक ही वहाँ पर सर्विस ऑफ समन करवाई जाएगी। सेक्शन 29, सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स, जो बाहर के ममालिक से समन आते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई ऐसी कोर्ट समन पाकिस्तान में भिजवाती है जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आती या पाकिस्तान की ऑफिशियल टेरिटरी में नहीं आती, लाइक गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट्स होगी या आज़ाद कश्मीर की कोर्ट्स, तो ऐसी सूरत के अंदर उन समन्स को वहाँ पर सर्विस करवाया जाएगा। सेक्शन 30, पावर टू ऑर्डर, डिस्कवर एंड लाइक, कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि कोर्ट किसी भी शख्स को उसकी अटेंडेंस करवा सकती है, अपनी कोर्ट में हाजिर करवा सकती है, तलब करवा सकती है, किसी गवाह को बुलवा सकती है, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवा सकती है, किसी मटेरियल को प्रोड्यूस करवा सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोर्ट को ये लगे कि केस के लिए बेनिफिशरी है या केस के अंदर इसका जो फ़ायदा हो सकता है, तो इस सूरत में कोर्ट उस केस को अदालत में तलब करवा सकती है, उस चीज़ को उस केस के लिए तलब करवा सकती है अदालत में, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स है, वो विटनेस है, वो एविडेंस है, वो कोई मटीरियल है या जो कुछ भी है। सेक्शन 32, पेनल्टी एज डिफ़ॉल्ट, अगर कोर्ट किसी को समन करती है और वो शख्स नहीं आता तो इस सूरत में कोर्ट उसको पेनल्टी डाल सकती है। पेनल्टी की सूरत में उस शख्स को अरेस्ट भी करवाया जा सकता है, उस शख्स की प्रॉपर्टी को सेल करवाया जा सकता है, उसके ऊपर जुर्माना डाला जा सकता है जो 2000 से ज़ायद ना हो, या उसको कहा जा सकता है कि आप फर्निश सिक्योरिटी सबमिट करवाएं कोर्ट में अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ताकि आप प्रॉपर बाद में कोर्ट में पेश होते रहो। अब चलते हैं इसके ऑर्डर्स के ऊपर। बेसिकली ऑर्डर जो है इसी से आपको सही समझ आती है सीपीसी की, चूँकि ये रूल्स, ऑर्डर एंड रूल जो हैं ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं। ऑर्डर 5 है जी इसका समन्स के बारे में, जो हमें बताता है इशू एंड सर्विस ऑफ समन। सबसे पहले समन आ गया, व्हेन सूट हैज़ ड्यूली इंस्टीट्यूट अ समन मे बी इशू टू द डिफेंडर टू अपीयर द आंसर एंड क्लेम ऑन द डे टू द देयर इन स्पेसिफाइज। समन का मकसद, पर्पज़ ये है कि आंसर एबल बनाया जाए डिफेंडर को, ताकि वो फिक्स डेट को कोर्ट में पेश होकर जो उसके अगेंस्ट मटेरियल आया है, प्लेंट आई है, दावा आया है, उसका जवाब दे सके और द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इस मामले को और फॉर द जस्टिस इस मामले को सॉल्व किया जाए। रूल 2 ऑर्डर 5 का हमें बताता है कॉपी ऑफ स्टेटमेंट अनेक्स टू द समन, जो स्टेटमेंट की कॉपी होगी वो अनेक्स की जाएगी, अनेक्सर की जाएगी। स्टेटमेंट कौन सी है? जो प्लेंट आई है, जो दावा आया है, उसमें मुद्दा क्या है, क्या लिखा गया है, ये समन के साथ ही भिजवाया जाएगा ताकि उसको पता हो कि मदई ने मुद्दा लेके खिलाफ या मेरे खिलाफ क्या ऐसा लिखा है। रूल 3, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडर टू प्लेंटिफ अपीयर इन पर्सन, कोर्ट डिफेंडर या प्लेंटिफ को ये ऑर्डर कर सकते हैं कि आपने इन पर्सन यानी कि अज खुद हैसियत में, इटसेल्फ हैसियत में आपने
कोर्ट में पेश होना है, चाहे डिफेंडेंट को चाहे प्लेंटिफ को, चाहे दोनों को एक टाइम फिक्स कर देगी, एक डेट फिक्स कर देगी। उस डेट को दोनों को हुक्म दिया जाए कि आपने दोनों इकट्ठे या अलग अलग मेरी कोर्ट में इन पर्सन पेश होना है, असालतन पेश होना है। कोर्ट जब भी बुलवाएगी किसी को लिखती है असालतन या वकालतन। असालतन मतलब कि आपने खुद आना है, वकालतन आप अपने वकील के जरिए भी पेश हो सकते हैं। रूल 4 हमें बताता है नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस विद इन द सर्टेन लिमिट्स। ये बेसिकली जब सीपीसी 1908 में बनी थी उस वक्त के हिसाब से जो ठीक था, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी इतनी खास नहीं रही। बेसिकली इस सेक्शन का या बेसिकली इस रूल का जो लुब्बे लुबाब है वो ये कि अगर एक शख्स 200 मील से कम फासले पर कोर्ट से रहता है, मतलब कोर्ट से उस शख्स के घर का या उस शख्स के आने का जो फासला है 200 मील से कम है, तो उसको बुलवाया जा सकता है। अदरवाइज वहाँ की किसी रेलिवेंट या लोकल कोर्ट के जरिए ही वहाँ की किसी लोकल जुरिस्डिक्शन कोर्ट के जरिए ही उस मामले को प्रोसीड करवा लिया जाएगा। लेकिन अब इसकी इतनी एप्लीकेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि पहले वक्तों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम इतना अच्छा नहीं होता था, तो इसलिए उस वक्त जो फासले हैं वो मीलों में और दिनों में नापे जाते थे। 200 मील है, 5 दिन का फासला है, 10 दिन का फासला है या 15 दिन का फासला है, जैसे कि इसके अंदर मेंशन है। तो अब इस सेक्शन की इतनी ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं, लेकिन फिर भी जो थर के, चोलिस्तान के या पहाड़ी इलाका जाते हैं वहाँ पर इतनी परफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं पब्लिक, तो वहाँ पर थोड़ी सी वहाँ पर रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अदरवाइज इस रूल की एप्लीकेबिलिटी इतनी खास नहीं रही, लेकिन फिर भी लॉ है तो इसको यूज़ किया जा सकता है जब भी किसी शख्स को इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वो कोर्ट से इतने फासले पर है या उसकी पब्लिक कन्वीनियंस नहीं ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए कोर्ट तक जल्दी आने के लिए या बहुत जल्दी आने के लिए या बहुत देर तक भी उसका पहुँचना मुश्किल है। एक शख्स को समन किया गया, आजकल शिमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी स्टार्ट होगी, रोड्स ही बंद हो गए, 5-5 महीने रोड बंद रहेंगे वहाँ पर। तो अब जब रोड खुलेगा तो उसके बाद उसकी जो है ना वो एक्सेस बन पाएगी यहाँ तक आने की। तो ऐसी सूरत में इस सेक्शन का, इस रूल का सहारा लिया जाता है। रूल 5 समन टू बी एदर टू सेटल इशू और फाइनल डिस्पोजल। समन किए जाएंगे जब आपने सेटल करने इशू, यानी कि मामला बहुत बड़ा है, वहाँ पर इशू फ्रेम होंगे, उनके ऊपर गवाही आएगी, एविडेंस आएंगे, फिर उनको सेटल किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपने फाइनल डिस्पोजल करनी है, पैटी मैटर है, 3000 का जुर्माने का मामला है, 5000 जुर्माने का मामला है या कोई छोटा मोटा समरी ट्रायल है, तो वहाँ पर समन करने की ज़रूरत नहीं। प्रॉपर आप वैसे भी डिफेंडेंट को बुलवा सकते हो, अदरवाइज आप मामले को बगैर देखे उसके अंदर जो मेन एविडेंस है उसके ऊपर रिलायंस करते हुए आप उस केस को सॉर्ट आउट कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। रूल 6 फिक्स डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। डेट फिक्स किया जाएगा डिफेंडेंट को कोर्ट में पेश करने के लिए, उसको एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में आपने कोर्ट में पहुंचना है। ये नहीं कि आपने अर्जेंटली डिसाइड कर दिया कि जी बस आप अभी आएँ, कोर्ट में पहुंचे, जो भी है कल को मेरी कोर्ट में पेश हो सकता है उस डिफेंडेंट ने एग्जाम देने हो, उसकी कोई फौतगी हुई हो, शादी पर जाना हो, किसी इंटरव्यू पर जाना हो, कोई अपॉइंटमेंट ली हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो आपको उसको एक रिलायबल सेंसेबल टाइम देना ज़रूरी है। थोड़ी सी रिलैक्सेशन उसको दें, 10 दिन 15 दिन, ताकि वो ईजी होकर कोर्ट में पेश हो सके, अपना जवाब जमा करवा सके। तो ये नहीं कि आप डिफेंडेंट को बोलेंगे जी कल कोई कोर्ट में पेश हो, नो, उसको एक सेंसेबल और रीजनेबल टाइम देना ज़रूरी है, 10 दिन 15 दिन का, कि जिस दौरान वो इजीली कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब जमा करवा सके। रूल 7 समन टू ऑर्डर डिफेंडर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाई ऑन बाय हिम। ये भी समन किए जा सकते हैं डिफेंडर को कि जब वो पेश हो तो साथ में उन डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोड्यूस करे जिन पर वो रिलाई कर रहा है। सारी बात है, जो उसको समन दिया है उसके अंदर कॉपी ऑफ स्टेटमेंट है वो तो एनेक्स कर दी गई थी, साथ लगा दी गई थी, तो उसको पता तो चल गया कि मेरे खिलाफ क्या मुद्दई ने मुद्दा डाला है मेरे ऊपर, क्या मेरे खिलाफ प्रॉब्लम आई हुई है कोर्ट के अंदर, कोर्ट किस वजह से मुझे बुलवा रही है। तो इस दौरान फॉर एग्जाम्पल बीवी दावा कर देती अपने हस्बैंड पर कि जिसने मुझे हक महर नहीं दिया, लेकिन हस्बैंड ने स्टाम्प लिया वो बीवी से, जो है उसके अंदर बीवी ने ये अपना एफिडेविट दिया कि मैं हक महर अपना वसूल कर चुकी हूँ, तो ये जो स्टाम्प होगा एफिडेविट, ये हस्बैंड के पास एज ए प्रूफ इसको कोर्ट में सबमिट करवाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में जो हस्बैंड है इस डॉक्यूमेंट्स को भी साथ ला के सबमिट करवा सकता है। रूल 8 ऑन इशू ऑफ समन फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडर टू द डायरेक्ट टू प्रोड्यूस हिज विटनेस। जहाँ पर फाइनल डिस्पोजल करना है, पैटी मैटर है या कोई इस तरह का मामला जहाँ पर 1-2 पेशियों पर या 1-2 डेट पर ही मामला सॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ पर डिफेंडर को ये नोटिस भी किया जा सकता है कि आप उन विटनेस को भी ले आएँ, डॉक्यूमेंट्स को भी ले आएँ जिनके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, ताकि उसी दिन ही वो आपकी फेवर के अंदर गवाही भी दे दें और मामला सॉल्व हो जाए। रूल 9 डिलीवरी टू ट्रांसमिशन ऑफ समन फॉर सर्विस। अगर एक शख्स एक अदालत की हदूद में रहता है और उसका एजेंट भी उसी अदालत की हदूद में रहता है जिसको उसने इम्पावर किया हुआ है कि मेरी बिहाफ पर तमाम कानूनी मामला देख सकता है, तो किसको डिलीवरी की जाएगी, उस शख्स को या उसके एजेंट को। तो यहाँ पर कानून कहता है कि अगर कोर्ट कोई डायरेक्शन ना दे दे इसके अलावा, अदरवाइज उसके एजेंट को या जो उसका लीगल एडवाइज़र है या जो उसका मैनेजर है जिसको उसने इम्पावरमेंट किया हुआ है, पावर दी हुई है कि आप मेरी बिहाफ पर कानूनी मामला को देख सकते हो,
उसको सर्विस की जो समन की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। 10 मोड्स ऑफ सर्विस, जो सर्विस है वो सील ऑफ कोर्ट होगा, जज के साइन होंगे, और जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर होगा बिहाफ ऑफ जज उसके साइन होंगे, उसकी तरफ से सील होकर वो सर्विस भिजवाया जाएगा। सर्विस बाय पोस्ट किए जाएंगे कि अगर आप डिफेंडेंट को सेंड करें तो आपके पास एक रसीद आ जाती है। अगर आप किसी पोस्टल सर्विस के जरिए, पाकिस्तान पोस्ट के जरिए या किसी भी और TCS कंपनी के जरिए आप सर्विस करवाते हो, तो ये आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट, एक प्रूफ आ गया कि जी आपने सर्विस करवा दी है। और डिफेंडेंट को डेफिनेटली जब उनका जो नुमाइंदा वहाँ पर जाता है तो वो रिसीव भी वहाँ पर करवा देता है। तो बाई पोस्ट उसकी सर्विस ऑफ समन बाई पोस्ट भी करवाई जा सकती है। ये भी अपने आप के अंदर एक एविडेंस है। रूल 11 सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट, जहाँ पर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट होंगे वहाँ पर सभी डिफेंडेंट को अलग अलग सर्विस देना समन की ये ज़रूरी है। रूल 12 सर्विस टू बी डिफेंडेड इन पर्सन वन प्रैक्टिसेबल ऑन हिज एजेंट, आमतौर पर यही प्रैक्टिस होगी कि जो सर्विस ऑफ समन है वो डिफेंडेंट को दी जाएगी जब तक कि वो अपनी बिहाफ पर किसी को एम्पावर ना कर दे कि मेरा एजेंट है, मेरा लॉयर है। रूल 13 सर्विस ऑन एजेंट बाई होम डिफेंडेंट्स कैरीज ऑन बिजनेस, जहां पर डिफेंडेंट का बिजनेस चल रहा है या वो अपना बिजनेस चला रहा है वहां पर भी आप समन की सर्विस करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोरजान की कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, उनके मालिक का तो पता नहीं कहाँ रहता है, तो बोरजान की जो ब्रांचेज हैं वो लाहौर में भी चल रही हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, साहिवाल, ओकाड़ा में मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप सर्विस ऑफ समन करवा सकते हो ताकि वो अपने हेड ऑफिस तक उसको पहुँचा दें। रूल 14 सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज सूट और इमूल प्रॉपर्टी, जो इमूल प्रॉपर्टी के आपने अगर सर्विस ऑफ समन करवाना है तो जो प्रॉपर्टी के बाहर दीवार है इमूवेबल ज़मीन की, वहाँ पर भी चस्पा करवाया जा सकता है, बोर्ड भी लगाया जा सकता है। अक्सर आपने बाज़ारों में या अपने शहरों में देखा होगा किसी प्लाट के बाहर बोर्ड लगा होता है कि इस प्रॉपर्टी का जो केस है वो अदालत में चल रहा है, कोई भी शख्स खरीदने वाला या लेने देने वाला अपनी जो नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा, तो वहाँ पर चस्पा किया जा सकता है, बोर्ड भी, नोटिस वहाँ पर अवेजा किया जा सकता है। या अगर कोई घर है, शॉप है, तो उस जगह पर जो शख्स उसको यूज़ कर रहा है उस तक भी समन को सर्व करवाया जा सकता है। रूल 15 व्हेन सर्विस में बी ऑन मेल मेंबर ऑफ डिफेंडेंट, जर्नली असूल यही होना चाहिए कि जो सर्विस है वो मेल मेंबर को दी जाए, यानी कि जो जिसके खिलाफ आपने दवा फाइल किया है उसका बाप, भाई, बेटा जो मर्द है, ताकि और जो उसके करीब तरीन है उसको सर्विस करवाई जाए। लेकिन अगर कोई मर्द अवेलेबल नहीं तो उस घर में जो उसका एक्यूरेट एड्रेस है वहाँ पर औरत को भी सर्विस अगर करवा दी जाए तो वो भी कंसिडर की जाएगी। रूल 16 पावर सर्व टू साइन एक्नॉलेज, जो शख्स सर्विस देने जा रहा है समन की, सर्व करने जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिसको भी समन दे उससे साइन सिग्नेचर ले और एक्नॉलेज करे कि समन किसने लिया, जिसका था, ताकि बाद में कोर्ट में बोला जा सके कि जिसको भिजवाया था उसके किस बंदे ने इस समन को रिसीव किया, भाई ने, बीवी ने, बाप ने, बेटे ने, और उसके सिग्नेचर वहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। रूल 17 प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड, ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा जब डिफेंडेंट सर्विस ऑफ समन एक्सेप्ट ही नहीं करता, समन उसके पास जाता है वो इनकार कर देता लेने से, मिलता नहीं है या उसको ढूंढना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में जो उसकी रहाइश है, जो उसकी करीब तरीन रहाइश है या उसकी परमानेंट एड्रेस है या लास्ट टाइम जहाँ पर वो रहता रहा है वहाँ पर जो सर्विस ऑफ समन है उस नोटिस को चस्पा कर दिया जाएगा। कंस्पिशियस पार्ट ऑफ हाउस, उस घर के किसी प्रोमिनेंट नुमाया जगह के ऊपर चस्पा कर दिया जाएगा या ऐसी जगह पर जहाँ पर हर शख्स की आने जाने में इजीली उस नोटिस पर नज़र पड़ सके, तो यही तस्वुर किया जाएगा कि इस शख्स को नोटिस रिसीव हो गया है। रूल 18 इंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर्स ऑफ सर्विस, इस तरीके से सर्विस दिया गया, किसने रिसीव किया, किस वक्त दिया, किस दिन दिया, इस दिन की तस्दीक करना जो ऑफिसर ऑफ सर्व ऑफिसर होगा, उस पोस्टल का जो शख्स पोस्टमैन होगा उसके लिए ज़रूरी है और उसको कोर्ट एग्जामिन भी कर सकती है। अगले रूल में यही बताया गया है, एक पोस्टमैन जाता है घर में तो उसको बताना होगा कि उसने किस तरीके से सर्विस करवाई, कौन सा शख्स लेने के लिए आया, क्या किसने इनकार किया, अगर इनकार किया तो किसने इनकार किया रिसीव करने से, किस शख्स ने लिया, कब दिया, किस दिन दिया, किस वक्त दिया, इस चीज़ की इंडोर्समेंट तस्दीक करना ज़रूरी है। रूल 19 एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, कोर्ट उस शख्स का जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टमैन के तौर के ऊपर, उसको भी एग्जामिन कर सकती है, उससे पूछ सकती है ऑन ओथ। सब्स्टिट्यूट सर्विस, सब्स्टिट्यूट कहते हैं ऑल्टरनेटिव, इसके अलावा कायम मकाम कोई और सर्विस भी दी जा सकती है पोस्ट करने के अलावा या किसी को बाई हैंड देने के अलावा, यस दी जा सकती है। एक शख्स है वो सर्विस रिसीव नहीं कर रहा, घर में छुपा बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं है, रशिया के किसी इलाके में है, अफ्रीका के किसी इलाके में है, तो लेकिन वो नेट से कनेक्टेड है, व्हाट्सएप उसका चल रहा है, मेल उसकी चल रही है, फेसबुक उसकी चल रही है, तो ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए भी या फेसबुक पोस्ट के ज़रिए भी उसको नोटिस सर्व करवाया जा सकता है। ये भी एक केस था जहाँ पर एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को टैग करके जो समन का नोटिस था वो चस्पा करवाया था। तो इस तरीके से पब्लिकेशन ऑन प्रेस, अगर वो अखबार पढ़ता है तो उस अखबार के ज़रिए भी उस
नोटिस को वहाँ पर चस्पा करवाया जा सकता है। जनरली हम लोग अखबार के अंदर भी अखबार इश्तिहार भी देते हैं नोटिस को, ताकि अखबार के अंदर भी आ जाए और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी उस तक पहुँच जाए। रूल 21 जहाँ सेक्शन सर्विस ऑफ समन वेयर द डिफेंडेड रिजाइड अनदर कोर्ट, जहाँ पर दूसरी कोर्ट की जो स्ट्रक्चर में कोई डिफेंडेड रह रहा है तो उस कोर्ट के जरिए उस नोटिस को सर्व करवाया जाएगा। सेक्शन 23 ड्यूटी ऑफ कोर्ट विच समन सेंड, जिस कोर्ट के अंदर समन सेंड किया गया उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको ड्यूली रिकॉर्ड करे अगर कोई स्टेटमेंट आती है, और उस समन की एग्जीक्यूशन करके जो जिस कोर्ट ने भजवाया है उस कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करवाया कि कोर्ट कि उस समन की एग्जीक्यूशन हो चुकी है। रूल 24 सर्विस ऑन डिफेंडेड इन प्रिजन, अगर कोई शख्स जेल में है तो उस जेल का जो ऑफिसर इंचार्ज है, या कोई शख्स अगर कोर्ट लखपत जेल में है तो जो जेलर का ऑफिस है या जो जेलर का दफ्तर है उस दफ्तर के एड्रेस के ऊपर भजवाया जाएगा, ताकि वो जेलर उस प्रिजनर तक, उस प्रिजन तक, कैदी तक उस समन को बता सके, भजवा सके। रूल 25 सर्विस वेयर डिफेंडर रिजाइड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ नो एजेंट, जहाँ पर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में अपना कोई एजेंट भी नहीं रखता, वहाँ पर ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या अगर उसका एड्रेस वहाँ का है तो उस एड्रेस के जरिए समन को पोस्ट किया जाएगा। रूल 26 सर्विस ऑन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट, कोई ऐसी टेरिटरी जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर है तो लेकिन वहाँ पर कोई पोस्टल सर्विस भी नहीं है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट्स जो हमारे सफारती एहलकार होते हैं, वज़ीर ख़ारजा या इसके मतहत काम करने वाले हमारे सफ़ीर जो दूसरे ममालिक में होते हैं, उनके ज़रिए भी समन को सर्व करवाया जा सकता है। रूल 27 सिविल ऑफिसर के अगेंस्ट अगर सर्विस समन करवाना है लेकिन उसकी आपको एड्रेस का नहीं पता, तो आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के ज़रिए या रेलिवेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में भी समन को सर्व करवा सकते हैं। अगर आपने किसी आर्मी ऑफिसर या सोल्जर के ख़िलाफ़ करवाना है तो उस आर्मी का जो हेड होगा, जो कमांड ऑफ हेड होगा, जो उसको कमांड कर रहा है उस रेजिमेंट को या उस ब्रिगेड को, या जो भी उनका जो हेड है उसके ज़रिए भी आप नोटिस सर्व करवा सकते हो समन का। ड्यूटी पर्सन टू होम समन इज़ डिलीवर और सेंट ऑफ द सर्विस, ये उस शख्स की ड्यूटी है जिसने सर्विस सेंड किया है, इसको इंडोर्स करवाए, तस्दीक करवाए। रूल 30 सब्स्टिट्यूट ऑफ लेटर ऑफ समन, समन के लिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर को भी यूज़ किया जा सकता है, इसके ऑल्टरनेटिव वे को भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि ऊपर बताएं। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।